जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तिदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो पहले ये जो मिडल ईस्ट पीस प्लान है, इसमें कैसे देखते हैं आप मिडल ईस्ट पीस प्लान में? इसमें इंडिया इजराइल का बड़ा करीबी दोस्त है, लेकिन इंडिया नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान मिडल ईस्ट में था नहीं, लेकिन पाकिस्तान को 8 मुल्कों के साथ मिला लिया और ट्रम्प साहब ने, और एक वो ऑप्टिक्स क्रिएट हो गई कि जी पाकिस्तान शायद मिडल ईस्ट में भी रेलिवेंट हो रहा है। इस पे भी कमेंट करें। और दूसरा मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि ये जो फ्रेश धमकियां आ रही हैं इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को, आर्मी चीफ भी कह रहा है हम ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी करें, आपको मौका मिलेगा। उन्होंने अपनी एक वीडियो जारी की। डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है सर क्रीक के रास्ते हम कराची पहुंच जाएंगे। इसको पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया कल। पाकिस्तान के जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है, जो मिलिट्री का मीडिया विंग है, उसने तो स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो मिडल ईस्ट से अगर शुरू कर ले पहले डॉक्टर साहब, तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान को कैसे देखते हैं रोल मिडल ईस्ट में? और पाकिस्तान बिल्कुल रेलिवेंट ही नहीं था, लेकिन रेलिवेंट हो गया। या और इंडिया इजराइल के इतना करीब है, और वो उन्होंने उससे कोई उसकी वो उसकी जो प्लेयर था वो नहीं रहा, उधर से उसको ईरान से निकाल दिया गया कि भाई तुम चाह बाहर नहीं जाओगे। कैसे देख रहे हैं आप इन चीजों को? तो एक तो ये है कि मैं वही बात कहूंगा जो मैं अब बार बार कह रहा हूं कि दिस इज नॉट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। आप देखिए वेस्ट का ऑल्टरनेटिव क्या है, RIC, और वो इट इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस। ना इंडिया था, ना चाइना था, ना रशिया थी। डोनाल्ड ट्रंप को जरूरत भी महसूस नहीं हुई कि पुतिन को फोन करके और शी जिनपिंग, जिसके साथ ताल्लुकात ठीक ठाक है ट्रंप के, टू इवन शेयर के मैं मिडल ईस्ट में ऐसा करना चाह रहा हूँ, आप आइए ज्वाइन करें। ही कुड हैव इनवाइटेड रशिया को ठीक नहीं, इंडिया चाइना को तो इनवाइट कर सकता था। इट डिड नॉट बॉदर। सो एज फार एज ट्रंप इज कंसर्न के मेरी जायदाद के मामले में तुम्हारा कोई दखल नहीं है। सो इज जस्ट केप्ट इंडिया, रशिया एंड चाइना आउट। तो ये लोग जो समझते हैं कि RIC इज गोइंग टू बैलेंस अमेरिका, नो। RIC बेसिकली ऐसा है कि वो अपने इंटरेस्ट को दे माइट बी एबल टू प्रोटेक्ट बाय हेल्पिंग ईच अदर अगेंस्ट अमेरिका, जैसा रशिया की मदद हो रही है रशिया यूक्रेन की जंग में। बट दे आर नॉट रेडी एंड केपेबल and not even as aligned with each other to project power या influence in other parts of the world. अगर कल पंगा हो जाता है अर्जेंटीना को लेके या ब्राजील को लेके, तो आई एम नॉट श्योर कि RIC विल प्ले अ रोल देयर। अमेरिका विल, मनरो डॉक्ट्रिन तो वो एनफोर्स कर देगा ना कि हमारे इलाकों में आपका कोई दखल ना हो। सो यू कैन सी लाइक ए मनरो डॉक्ट्रिन इन द मिडल ईस्ट, जहां पे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की दखल चल रही है और किसी मेजर पावर का और कोई रोल ही नहीं है, यहां तक कि यूरोप का भी कोई रोल नहीं है इसमें। सो यू कैन सी कि जिन डॉक्टर जयशंकर से अगर आप पूछें कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड में कौन से पोल्स हैं, वो सारे पोल नहीं है यहाँ पर। ना यूरोप है, ना जापान है, ना रशिया है, ना इंडिया है, ना चाइना। तो बेसिकली द मिडल ईस्ट इज जस्ट द डोमेन ऑफ द US। वो आपके सामने नजर आ रहा है वेरी क्लियरली। और जहां तक के पाकिस्तान का सवाल है, आई थिंक पाकिस्तान के लिए इट शुड बी, देखिए अगर आप मिडल ईस्ट के लोगों से कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हो तो साफ ये हो जाता है कि पैसे वाले वो होते हैं, काम करने वाले नॉन अरब्स होते हैं। नखरे करने वाले अरब्स होते हैं और काम करने वाले यूजुअली देसीज होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ISF बनेगी, द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसमें आपकी और तुर्की की फौजें ज्यादा होंगी, ना कि सऊदी और UAE और कतरी। आप खतरी से उम्मीद रखते हैं वहां पे? वहां इस्लामिक जिहाद इनको जरा बहु करेगा तो वो डर के वहीं टट्टी कर लेंगे। समझे आप? तो ये क्या करेंगे? दे आर नॉट गोइंग टू मेंटेन पीस। तो ये बातें करेंगे और असल काम जो भी, अगर बिकॉज व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जो तालिबान के साथ हुआ है अफगानिस्तान में, वही यहां होने वाला है। तालिबान का अब काम है कि ISIS के साथ लड़े और अलकायदा के साथ लड़े। दैट इज द जॉब ऑफ द तालिबान टू मेंटेन सिक्योरिटी, वरना सारी दुनिया उनसे चिढ़ जाएगी।
if they don't keep the peace. तो अब ये जो ISF आएगा उनका काम यही होगा कि हमास does not go rogue और इस्लामिक जिहाद फिर इजराइल पे रॉकेट्स ना मारे, राइट, और गाजा के लोगों को तकलीफ ना दें, एड ना चुराएं. So all of this peacekeeping and policing will have to be done by ISF. तो किस में है, क्या सऊदी के पास ये कैपेसिटी है सऊदी की फौज में टू मेंटेन पीस? इजिप्शियंस कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, तो इजिप्ट है वहां पर. तो मुझे लगता है कि इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप यहाँ पे फौजें डालें और इनकी फंडिंग कर देंगे सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर. मे बी जॉर्डेनियंस थोड़ा बहुत रोल प्ले करेंगे. सी दीज आर पीपल हु हैव फाइटिंग एक्सपीरियंस, दे हैव सम मिलिट्री. बेसिकली जिनके पास तेल नहीं है वो इंसान भेजेंगे, जिनके पास तेल है वो पैसे भेजेंगे फॉर ISF. आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन व्हाई पाकिस्तान इज देयर. दूसरी चीज ये है कि ये वो सारे मुल्क हैं जो जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते, वो खवाली देखिए आप, खवाली में थाली बजाने वाले लोग आते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप खवाल है और उनके पीछे ये बैठ के वो ताली बजा रहे हैं ये सारे के सारे. उसमें पाकिस्तान को भी कहते हैं आसिफ मुनीर तुम भी आ जाओ, अच्छी ताली बजाते हो, तुम भी बजाओ पीछे, और ट्रंप गाएंगे खवाली. सो इट इज लाइक दैट कि दीज आर ऑल यस सेइंग कंट्रीज, यस सर वाली. मुझे बड़ी हैरत हुई जब इसाक डार का मैं स्टेटमेंट देखा. मैं समझा कि उनकी नौकरी चली गई क्योंकि उसी वक्त शहबाज शरीफ का मैं ट्वीट देख रहा हूँ, ही इज प्रेजिंग ट्रम्प और ये कह रहे हैं कि आई थिंक या तो उनसे वो ट्वीट देर हो गई या इट स्लिप्ड आउट. आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, बिकॉज ये बात तो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो प्लान UN जनरल असेंबली में डिस्कस हुआ था वो प्लान वाज नॉट द प्लान जो प्रेजेंट किया गया, क्योंकि उसको मॉडिफाई कर दिया था नेतन्याहू ने, राइट. अब सूरत हाल ये होती कि पूरे के पूरे 8 मुल्क मिलकर अगर एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करते ना कि दिस इज नॉट द प्लान, लेकिन इसाक डार का स्टेटमेंट केम आफ्टर हमास एक्सेप्टेड इट. लेकिन क्या मैं इतनी इनकॉम्पिटेंस, आई एम सॉरी टू से, दे शुड हैव. जी डॉक्टर साहब, हमास ने तब तक एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था. नहीं किया था. एनीवे हमास ने किया कल एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल. और पाकिस्तान में आपको पता है यहाँ पे इमरान खान की पार्टी ने ये कंफ्यूजन डाल दी कि पाकिस्तान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया. तो वो ऑब्वियसली यू नो द पीपल डोंट हैव एन IQ एंड नॉलेज, वो इश्यूज होते हैं, तो वो कॉन्स्पिरेसी बननी शुरू हो गई. तो वो गवर्नमेंट को हैड टू कम अप विद अ क्लियर थिंग कि भाई ये क्या चल रहा है. तो इसलिए पाकिस्तान ने क्लैरिफाई किया, बिकॉज पाकिस्तान की वो दाएं बाजू की यहाँ पे हुकूमतें हैं, लोग हैं, सॉरी दाएं बाजू की पॉपुलेशन है, तो वो उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान का केस कॉम्प्रोमाइज ना करे, इसलिए उनको थोड़ा पीछे हटना पड़ा. ये था और कुछ नहीं. I think it was quite unnecessary. He should have just ignored it और खामोश बैठ जाते, because he's going, बाद में तो अप्रूव तो कर दिए ना, मतलब they have not backed off from the Trump administration. और इससे यही होगा कि वॉशिंगटन में they may not take इसाक डार that seriously in the future. So आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ को ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा. But I think पाकिस्तान का रोल will be to play an important role in ISF. That will be a good chance. और आई थिंक पाकिस्तान शुड प्ले, उससे पाकिस्तान की अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात मजबूत हो जाएंगे और मिडिल ईस्ट के साथ भी उनकी ताल्लुकात मजबूत हो जाएंगे. एंड इट विल आल्सो गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू से कि हमारी सरकार हमारे जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके ऊपर नहीं चलती, क्योंकि अगर इमरान खान होते तो ही वुड नॉट हैव अग्रीड. So it is very clear कि you can say कि we are not influenced by, we have radical groups but we are not influenced by them. बिल्कुल ठीक हो गया. लेकिन जारी बात है पाकिस्तान ने वो 8 मुल्कों के साथ मिलके इसको किया है, तो इमरान खान जो है वो ये सीज फायर तो हमास के और गजा के लोगों के लिए ना, हम कौन होते हैं वो करने वाले, जिंदगियां तो उनकी बचनी है इस सीज फायर से, मतलब फॉरगेट के वो है क्या. आप देखें ना, ईरान तो है ही नहीं है डॉक्टर साहब, ईरान से कोई पूछ ही नहीं रहा, जो आज से 2 साल पहले इस खत्ते में मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा प्लेयर था, वो उसको उसकी आवाज ही नहीं आ रही इस प्रोग्राम के बारे में. तो उन्होंने भी हमास को कहा कबूल कर लो वरना आपकी जिंदगी और मुश्किल होती है. तो हमास का जो स्टेटमेंट था उसमें इट वाज एन इनडायरेक्ट हिंट के दे मे हैव कंसल्टेड ईरान बिफोर दे सेड यस. अगर ईरान नहीं भी ना कहता तो क्या करते ये, मतलब ईरान की तो मतलब हाथ कट गए हैं
और ईरान इज नॉट इन अ पोजीशन जो 2 साल पहले था, अब ईरान इज नॉट इन दैट प्लेस। ईरान इज नॉट अ थ्रेट टू एनीबॉडी राइट नाउ। वो अपने आप को बचा लें, अपने रिजीम को बचा लें, वही कमाल की बात है। ऑलरेडी यूएन के सैंक्शंस यूरोप ने लगा दिए हैं। E3 की जो बात करते हैं, बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी ने, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इम्पोजिंग सैंक्शंस, जिससे फिर उनकी इकोनॉमी को तकलीफ होने लगेगी। एट सम पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अजीब बात कही कि देयर विल बी अ सरप्राइज कि ईरान माइट ज्वाइन द एब्राहमिक अकॉर्ड्स। सऊदी अरेबिया का नाम नहीं ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप फॉर इब्राहिमिक अकॉर्ड्स। यानी ईरान इतनी कमजोर हो गई कि वो इब्राहिमिक अकॉर्ड्स की किस सूरत हाल में ज्वाइन करेगी, उसी सूरत में कि दैट इज द ओनली वे टू सेव द रिजीम ना, उसी हालत में ज्वाइन करेगी वो। तो क्या रिजीम इतनी कमजोर हो गई कि उसको डोनाल्ड ट्रंप की मदद चाहिए टू सरवाइव, या नेतन्याहू का सपोर्ट चाहिए टू सरवाइव? और वैसे भी आपको ज्यादा सुनने में नहीं आ रहा अबाउट ईरान वेपन्स गोइंग टू रशिया या कुछ, मतलब बिल्कुल हर चीज कोई खबर ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं ये जो पाकिस्तान इंडिया की टेंशन चल रही हैं? पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया इज रेडी फॉर अनदर अटैक। कल इंडिया की आर्मी चीफ ने कहा है कि अपने फौजियों को एक वीडियो जारी की इंडिया ने, जिसमें वो कह रहे हैं कि तैयार रहो, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, आपको मौका मिलेगा, भगवान ने चाहा जो है, और खुदा ने चाहा, परवरदिगार ने चाहा तो आपको मौका मिलेगा, और आप जो है ना, इस टाइम हम थोड़ा सख्त ऑपरेशन करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? हर रोज थ्रेट आता है, हर रोज। अभी तो इंडियन एयर चीफ ने कह दिया हमने 10 जहाज गिराए हैं। अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेट हुई हमने 9 से 10 जहाज गिराए हैं पाकिस्तान के, 5 जमीन पे थे, 5 हवा में हैं। ये उन्होंने अपनी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की एयरफोर्स की, उन्होंने वहां पे कहे। व्हाट इज देयर टू टॉक? इज इट बिकॉज दे वांट टू विन बैक द लॉस्ट सपोर्ट, जो मासेस में अवाम से सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, क्या मतलब? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? देखो, राहत इंदौरी का नाम जानते हो आप? राहत इंदौरी एक बहुत मशहूर शायर थे बेचारे, मेरी कभी उससे मुलाकात नहीं हुई, वो अमेरिका भी आए थे। एनीवे, उनका एक शेर है जो पूरा ये सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। कहते हैं, सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, बिहार में इलेक्शन है क्या, चुनाव है क्या? तो ये बिहार के इलेक्शन के लिए है। ये दिस इज द स्टेटमेंट के दे आर ट्राइंग टू शोर अप मोदी का इमेज। थोड़ा लोग सवाल करने लग गए हैं पब्लिक में, और उतना ज्यादा जोश और खरोश नहीं है। मोदी आजकल आरएसएस की भी बड़े बड़े बातें कर रहे हैं उनके सपोर्ट में, और आई थिंक इंडिपेंडेंस के दिन वीर सावरकर की भी बात की उन्होंने। सो ही इज आल्सो डेस्परेट के आरएसएस का सपोर्ट, जो पिछली बार यूपी में नहीं था, उनको महाराष्ट्र में था, तो यूपी में परफॉर्मेंस बहुत बुरा हुआ था, 2024 की बात है। तो सो ही वांट्स ऑल सपोर्ट, और ऐसा लग रहा है कि बिहार का इलेक्शन विल बी क्लोज, इट विल बी टाइट, और अगर बिहार वो हार जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उनको खुद इंटरनली प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, अमेरिका की तरह सिस्टम नहीं है ना कि 4 साल आपके पास गारंटीड है, आप कमजोर भी हो गए तो विल बिकम ए लेम डक प्रेसिडेंट, बट आपकी प्रेसिडेंसी खत्म नहीं होती। लेकिन ये तो वेस्टमिंस्टर मॉडल है इंडिया का, तो उसमें तो इलेक्शन दिसंबर में हो सकते हैं, फिर से मिड टर्म, फिर से दोबारा, यू नो, सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिस्टम। तो मुझे लगता है कि मोदी इज बेसिकली फीलिंग कि हमारे हम जो बना के रखे थे इमेज कि हम ये करेंगे। तो मैं आजकल वो जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी वॉशिंगटन में, तो उसमें बहुत सारे रिपोर्टर से मुलाकात हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि गोदी मीडिया के भी लोग सवाल करने लग गए थोड़े बहुत कि ये कैसा हो रहा है। वो खास तौर से जो अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात खत्म हुए हैं, और इतना हाइप जो था कि अरे मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इतनी ताल्लुकात हैं कि भाई दे वर अज्यूमिंग कि ट्रंप इज नॉट अमेरिका फर्स्ट बट